वीडियो देख रहे सभी किसान भाइयों का इस YouTube चैनल एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेष तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो या तो अपने घर परिवार के साथ मिलजुल कर खेती बाड़ी कर रहे हैं या खेती में ठीक ठाक मुनाफा ना होने की वजह से आसपास के किसी शहर में जाकर कोई काम या नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज करके अच्छा मुनाफा कमाता है, अच्छा लाभ कमाता है, उसी प्रकार आप चाहें तो अपनी खेती को बिजनेस की तर्ज पर मैनेज करके खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल का नाम एग्रीमेंट्स इसीलिए रखा गया है, जिस प्रकार से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, हमारा उद्देश्य है कि उसी प्रकार आप अपनी खेती को मैनेज करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये पहला वीडियो है तो उन बातों को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपकी सोच में परिवर्तन लाना है, आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, ताकि आप सभी सोचना शुरू कर दें कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप अपनी खेती को बिजनेस की तर्ज पे करके उससे एक अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होगी दोस्तों, एक साधारण किसान से, एक साधारण फार्मर से एग्रीमैन बनने का सफ़र थोड़ा सा लंबा है, मगर आपको समझना होगा कि बीज बोने मात्र से ही फसल तैयार नहीं हो जाती है। उसे पानी भी देना होता है, उसकी देखभाल भी करना होती है, तब जाकर कोई फसल तैयार होती है और आपको कहीं मुनाफा देकर जाती है। आज का ये जो वीडियो है, ये भी वही बीज है। अगर ये बीज आपके अंदर अंकुरित हो जाता है, तो मुझे आशा है कि ये एक दिन एक बड़ा पेड़ बनेगा और आपको कहीं न कहीं लंबे समय तक लाभ पहुँचाता रहेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी-छोटी बातें बड़े परिणाम लेकर आती हैं। दोस्तों, कई बार हमें छोटी-छोटी गलतियाँ पीछे खींचती हैं और जैसे ही हम उन छोटी-छोटी गलतियों को सुधार लेते हैं, एक नई आदत बना लेते हैं, तो वही आदतें हमें आगे लेकर जाती हैं। दोस्तों, एक सफल एग्रीमैन बनने के लिए आपको कई सारी बातों को सीखना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहूँ तो आपको एग्री का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, खेती-बाड़ी का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि बिना एक्सपर्ट बने दोस्तों जीवन में कुछ कमाया नहीं जा सकता। बिजनेसमैन भी वही पैसा कमा रहा है जिसको उस बिजनेस की नब्ज़ पता है, जिसको उस बिजनेस की पूरी पकड़ है। दोस्तों, मैंने ऐसे 100 टॉपिक सोचे हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर मैं आपको कुछ न कुछ बताना चाहता हूँ। अगर इन 100 टॉपिक को आपने ठीक से सुन लिया, समझ लिया और इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको खेती में अच्छा खासा मुनाफा होने लगेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, वो है एक सही खेती दवाई दुकानदार का चयन करना। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, एक सही खेती दवाई दुकानदार का चयन करना। दोस्तों, एक सही खेती दवाई दुकानदार का चयन करना खेती में लाभ कमाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस पे बात शुरू करने के पहले मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप अपने अंदर झाँकिए और देखिए कि क्या आप भी वही सिस्टम फ़ॉलो कर रहे हैं? क्या आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, जो कई सालों से एक ही दवाई दुकानदार से दवाई खरीद रहे हैं? या फिर आप किसी दवाई दुकानदार से सिर्फ़ इसलिए दवाई खरीद रहे हैं क्योंकि वो आपके कास्ट का, आपके समाज का या आपका मित्र है? या तो आप किसी दवाई दुकानदार से सिर्फ़ इसलिए दवाई खरीद रहे हैं क्योंकि वो आपको दवाइयाँ उधार में देता है? दोस्तों, ये तीनों ही कंडीशन में से अगर एक भी आपके साथ हो रही है, तो हो सकता है कि उस दवाई दुकानदार को आपको छोड़ना पड़ जाए। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे और जो भी दवाई दुकानदार उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा, आपको भविष्य में उसी से दवाई खरीदना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक सही दवाई दुकानदार का क्या महत्व है। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त बीमार है, उसे बुखार है, खांसी है और वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जिसे उसकी बीमारी कुछ खास पकड़ में नहीं आती है। वो उसे फिर भी एक जनरल डोज दे देता है। 2-4-5 दिन दवाई खाने के बाद आपके दोस्त को ऐसा एहसास होता है कि उसकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ रही है। फिर वो नए डॉक्टर के पास जाता है, दोबारा से पूरा चेकअप कराता है, फिर से दवाई लेकर खाता है। इसमें उसके पैसे भी डबल खर्च हो गए और उसका समय भी डबल खर्च हो गया और जो पिछले 5 दिन गुजर गए उसमें उसकी तबीयत भी पहले से ज़्यादा खराब हो गई। ठीक वैसा ही होता है दोस्तों आप लोगों के साथ भी। जब आपकी फसल पे कोई बीमारी आती है, कोई कीड़े का अटैक होता है, तो कई बार आप ऐसे दवाई दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं जिसे आपकी फसल पे आ रही समस्या की कुछ खास जानकारी नहीं होती है। तो भी वो आपको कोई न कोई डोज़ बनाकर दे देता है। आप उसे ले जाते हैं, अपने खेतों में डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि आपकी फसलें खराब हो रही है, उस दवाई से कुछ खासा फ़ायदा नहीं मिला है। फिर आप क्या करते हैं, दोबारा मार्केट जाते हैं, फिर से दवाई लेकर आते हैं और फिर से खेतों में वो दवाई का छिड़काव वगैरह करवाते हैं।
दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में आपका डबल पैसा भी खर्च हुआ, डबल समय भी खर्च हुआ और उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब पिछली बार आप दवाई लाए थे, आपने दवाई डाली और इस बार दवाई डाली, इसके बीच का जो पीरियड जो 7-8 दिन, 10 दिन निकल गए, इन 10 दिनों में आपने काफ़ी कुछ पैदावार का नुकसान कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एक नई सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे दवाई दुकानदार के पास गए जिसे आपकी फसलों पर आ रही समस्या तो समझ आ गई, लेकिन उसने किसी कारणवश आपको ऐसी कंपनी की दवाई दे दी जो कंपनी अच्छी क्वालिटी की दवाई नहीं बनाती है, घटिया किस्म की दवाई बनाती है। तो क्या होगा दोस्तों? फिर वही स्थिति होगी कि आपकी फसल को फायदा नहीं मिलेगा और आपको कुछ दिन बाद फिर से दवाई डालने की नौबत आ जाएगी और उस पीरियड में आपका पैदावार का नुकसान भी हो जाएगा। दोस्तों हम बाद में उस कारण को भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है कि वो दवाई दुकानदार आपको हल्की क्वालिटी की दवाई दे देगा, उसे हम बाद में कवर करेंगे। तो ये 2 उदाहरणों से शायद आप समझे होंगे कि एक समझदार सही दवाई दुकानदार का बहुत महत्व है। अगर हम खेती कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा दवाई दुकानदार खोजना ही होगा। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एक अच्छा दवाई दुकानदार ढूँढेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि आपके आस-पास किन-किन किसानों के यहाँ सबसे अच्छी फसल होती है, सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। साथ ही ये भी देखें कि जब मौसम विपरीत होता है और लोगों की फसलें जब खराब होती है, उस समय वो कौन-कौन से किसान हैं जिनकी फसलें खराब नहीं होती हैं। उनके पास जाएँ, उनसे मिलें, पता करने की कोशिश करें कि वो अपनी खेती दवाई कहाँ से लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से कम 4 अच्छे दवाई दुकानदार आपके शहर के, आपके आस-पास के पता कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, उन 4 में से सबसे अच्छे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कोई 2 दवाई दुकानदार सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 10 एकड़ की खेती है और पूरे 10 एकड़ में एक जैसी फसल लगी हुई है। तो 5 एकड़ के लिए दवाई आप किसी एक दवाई दुकानदार से लाएँ और बचे हुए 5 एकड़ की किसी दूसरे दवाई दुकानदार से लाएँ। दोनों से जो-जो भी दवाई लाएँ उनका पूरा हिसाब भी रखें कि कितने रुपए की और क्या-क्या दवाई आप लेके आए हैं। इसके बाद जब आपकी फसल पकती है, तब आप ये देखिए कि दोनों में से किस 5 एकड़ में आपको ज़्यादा पैदावार हुई है। साथ ही ये भी कंपैरिज़न करें कि दोनों में से किस दवाई दुकानदार के यहाँ से आपको खर्च कम लगा। इसका एनालिसिस करने के बाद उन दोनों में से जो सबसे अच्छा दवाई दुकानदार होगा आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके को अगर आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो वो सारे दवाई दुकानदारों को इस तरीके से चेक करके आप उसमें से सबसे अच्छा दवाई दुकानदार खोज सकते हैं। दोस्तों यूँ तो कोई भी दवाई दुकानदार बुरा नहीं है, लेकिन अधिकतर किसानों को उधार में दवाई लाने की आदत सी हो गई है। और ये जो उधार का लेन-देन है ना, वो कई बार दवाई दुकानदार को मजबूर कर देता है ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन करने के लिए, जो उन्हें बहुत लंबे समय की उधारी देती है। और जो कंपनी बहुत लंबे समय की उधारी देती है, कई बार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि अगर इतने लंबे समय की उधारी उनको देना है, तो उनको अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को भी मैनेज करके चलना होगा। इसलिए मेरा आपको कहना है, एक निवेदन है कि अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएँ, कभी भी दवाई उधार में ना खरीदें। अगर आप नकद में दवाई खरीदेंगे, तो वही दवाई दुकानदार आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की दवाई देना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि हर बार आप उसी के यहाँ से दवाई लें। दोस्तों नकद में दवाई खरीदने का अपना ही फ़ायदा है। जब आप किसी भी दुकानदार से नकद में दवाई खरीदते हैं, तो क्वालिटी तो मिलती ही है, आपको रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे मान लीजिए पहले किसी सीज़न में आपको 20,000 रुपए की दवाई खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी। जब आप नकद में वही दवाई खरीदेंगे, तो हो सकता है कि वही दवाई आपको 15-16 हज़ार में ही मिल जाए। तो पहली बात अच्छी क्वालिटी की दवा मिलेगी, दूसरी बात सस्ती भी मिलेगी। इसलिए अपना एक नियम बनाएँ, हमेशा नकद में दवाई खरीदना शुरू करें। एक और ख़ास बात दोस्तों, जब भी दवाई खरीदें, तो उसका पक्का बिल ज़रूर लें। बिल में ये देखें कि उस दवाई का नाम लिखा है या नहीं, उसकी बैच नंबर लिखी है या नहीं और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है या नहीं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि हमारे पास हमेशा नकद पैसे होते ही नहीं हैं, इस वजह से हमें उधार में दवा लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक बार सिस्टम बना लेंगे अपना मन पक्का करके, तो आपको कभी जीवन में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम नया मोबाइल खरीद लेते हैं, नई मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं या घर में कोई शादी ब्याह रहती है तो हम उसमें बहुत खर्च करते हैं, खूब मेहमानों को बुलाते हैं। अगर हम उन खर्चों में थोड़ी-सी कटौती कर दें ना और सीज़न के पहले एक बार जितना भी सीज़न में आपको दवाई का खर्चा है, उतना पैसा निकाल के अगर आप अलग रख लें,
बैंक में रख लें, घर में रख लें, तो एक नियम बन सकता है। आप जब अगली फसल आपकी निकले, उस फसल को बेचने के बाद जो पैसा आए उसमें से सबसे पहले दवाई का पैसा अलग रख दीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आप नगद में दवाई लेकर आए तो आपको दवाई सस्ती मिल गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि दवाई अच्छी मिल रही है या नहीं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की दवाई मिलेगी तो आपकी पैदावार का नुकसान नहीं होगा, समय पर आपकी फसल पे आ रही बीमारियां कंट्रोल होंगी, समय पर आपकी फसल पे आ रहे रस चूसक कीड़े या जो भी अन्य कीट आते हैं वो जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे, और उसी की वजह से आपकी पैदावार बढ़ेगी। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा दवाई दुकानदार ढूंढना है। दूसरी बात, हमेशा ही नगद में दवाई खरीदना, ऐसा एक सिस्टम भी डेवलप करना है। दोस्तों अगर आप अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, उसमें से अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, तो जब तक आप नगद में नहीं आ जाएंगे तब तक वो होना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों एक और ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा आज पहला वीडियो था। हमें नहीं पता कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको खबर लग जाए। दोस्तों जो 100 टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, ये उसमें से पहला टॉपिक था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो मैं बचे हुए 99 वीडियो बनाने की सोचूंगा। तो आपके कमेंट्स और लाइक के आधार पर ही मैं डिसाइड करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। एक और निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार जो भी खेती से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कृपया ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि दोस्तों ये नया चैनल है, इस पे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो माहौल जल्दी बनेगा। बाकी आप सभी के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।